साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। साथियों आप यदि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक हो सकता है और आप इस साल टॉप रैंकर्स में शामिल हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कैसी होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्या करना चाहिए, कैसा स्थितियाँ होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आप सभी को एक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का मुख्य हर्डल जिसे कहते हैं वो पार कर लिया है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया का यदि सबसे टफेस्ट एग्जाम्स है तो वो है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। और सिविल सेवा परीक्षा में भी यदि सबसे टफेस्ट माने जाए तो वो है प्रीलिम्स परीक्षा। उस प्रीलिम्स परीक्षा को आप पास करके आए हैं और कई साथियों ने मुझसे कहा था कि साहब हमें रणनीति बताइए कि इस साल हम इस एग्जाम्स को अच्छी रैंक के साथ कैसे क्रैक करें। तो उसी रणनीति के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से लेखन लिखना चाहिए। तो ये बातें सोचने समझने की है। महज 15 दिनों में UPSC ने पेपर जो हुआ 27 मई को उसका 11 जून के आसपास रिजल्ट अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो लड़के पास हुए हैं वो लड़के अब तैयारी में लग गए हैं। उन जो उत्तीर्ण छात्रों को, क्वालिफाई छात्रों को मैं केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक बार चिंतन कीजिए कि इस बार जब हम IAS दे रहे हैं तो IAS के लिए कैसा लिखना चाहिए, क्योंकि खेल लिखने का है साथियों। पढ़ाई सब लोग करते हैं, लिखते सब हैं, सभी 20 प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 2000 का ही होता है और 2000 में भी महज 100 रैंक तक कौन आता है। इन चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। यदि आपने ये चिंतन मनन इस वीडियो के बाद कर लिया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो मैं बिना कुछ आपका समय ज़ाया करते हुए मैं सीधे टॉपिक्स पे आता हूं। साथियों आपको सबसे पहले रणनीति जो बनानी है हर सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो यह है कि आपका जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो पेपर होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और उन क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं कि स्पेसिफिक यदि आधा पौन घंटा यदि देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। साथियों मैं सीधा ऐसे के पेपर पे आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ साथियों निबंध के पेपर की। तो निबंध का जो पेपर है हमारा ऐसे का, ऐसे के पेपर में कम से कम 2 निबंध आते हैं। आजकल 2 निबंध लिखने होते हैं। उन 2 निबंधों को आप किस प्रकार से लिखना है ये हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आजकल निबंध के पेपर आ रहे हैं, निबंध के जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो टॉपिक्स बड़े गहन चिंतन की ज़रूरत लिए हुए होते हैं। मैकाले का उद्देश्य था कि हमें एक ऐसे सिविल सेवकों की ज़रूरत है जो बहुत अच्छा लिख सके, जो कोई भी एक अमूर्त विषय भी हो उस पर भी यदि हम उससे चिंतन कराने की बात कहें और उसको अपनी लेखनी से लेखबद्ध करने की बात कहें तो वो बहुत अच्छी तरीके से लिख सके। इसी तर्ज पर यह निबंध का पेपर 1987 में सतीश चंद्र समिति की सिफारिशों के बाद में यह तय किया गया कि क्योंकि पहले तो ह्यूमैनिटीज के छात्र ज़्यादा UPSC में आते थे, लेकिन बाद में 90 के दौर में MBBS IIT के BTech लोग भी इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने लगे। और जब क्रैक करने लगे तो बाद में जब कार्मिक मंत्रालय ने सोचा कि आखिर क्वालिटी हमारी डाउन क्यों हो गई सिविल सर्विसेज में, तो पता लगाया कि इन जो छात्र जो आए हैं, अभी अभ्यर्थी जो क्रैक करके आए हैं, उनकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। इसी आधार पर निबंध की परीक्षा 93 या 92 से लगातार आज तक अनवरत जारी है। तो इसलिए निबंध लेखन हमें करने के लिए 2 निबंध आजकल अमूर्त विषयों पे आते हैं साथियों। तो अमूर्त विषयों पर चिंतन करने के लिए हमें तय करना होगा कि वो विषय के क्रक्स क्या क्या हैं और विषयों के आधार पे हमें प्रस्तावना और निष्कर्ष
ये अच्छी तरीके से आपको तैयार करने पड़ेंगे और कम से कम इनके बीच में, प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में जो निबंध का टॉपिक है, उस टॉपिक के सभी आयामों से, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक आयामों से हमें चर्चा करनी होगी। और उसका एक ही पक्ष से चर्चा नहीं करनी साथियों, एक ही आयाम से चर्चा नहीं करनी साथियों, उसके दूसरे आयाम से भी हमें वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाब से चर्चाएं करनी होंगी, दृष्टांत देने होंगे, उदाहरण देने होंगे, विषयों के साथ आपको जुड़ाव रखना होगा। आप जानते हैं कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, निबंध में उसी अभ्यर्थी को नंबर मिलेंगे जिसने सारगर्भितता, संक्षिप्तता और सरलता के साथ में टॉपिक के साथ जुड़ाव रखते हुए उत्तर दिया है, उसी को ही नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए निबंध के पेपर में हमें यह ध्यान रखना है। और 1,000 शब्द के तो निबंध होंगे, और 1,000 शब्द का मतलब यह है कि आपको एक निबंध में कम से कम 10 पेज आपको भरने जरूरी होंगे। 10 पेज का आप 5 पेज मान सकते हैं। यदि अमूर्त विषयों का है तो ये 4 पेज में भी चल जाएगा साथियों। तो आप यूँ समझिए कि 5 पृष्ठ दाएं बाएं से, या 10 पृष्ठ कर लीजिए, जो 5 पृष्ठ हो गए, इसको 10 पृष्ठ आपको दाएं बाएं से भरने होंगे, 10-10 पृष्ठ, तब जाकर 20 पृष्ठ में आप आ पाएंगे। और 10-10 पृष्ठ बढ़ने के लिए कम से कम 3 पैरा यदि एक पृष्ठ में मानते हैं तो 3 पर जो 15 पैराज में आपको ये उत्तर देने की जरूरत है साथियों। इसको आप यूं कह सकते हैं कि एक पैरा तो आपका इंट्रो का हो गया, और दूसरा पैरा आपका कंक्लूजन का हो गया साथियों। ये दोनों पैराज के अलावा 13 पैरा के मतलब हुआ तो 13 आयामों से आपको निबंध लिखने की जरूरत है, तभी आप इस एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 130, 140, 150 प्लस नंबर आपके यहाँ आसानी से आ सकते हैं यदि इस रणनीति के तहत आप तैयारी करते हैं। तो हम दूसरी बात करते हैं जीएस फर्स्ट की साथियों, जनरल स्टडी फर्स्ट की। आप सब लोग जानते हैं साथियों कि जीएस फर्स्ट में आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर आता है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न इंडिया आती है, मॉडर्न इंडिया आती है, तीसरा मॉडर्न वर्ल्ड आती है, मॉडर्न वर्ल्ड आती है, चौथा आपका इंडियन सोसाइटी आती है, इंडियन सोसाइटी, और पांचवा आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ एशिया। इसके संबंध में 5 चीजों के ये प्रश्न जीएस फर्स्ट होता है साथियों। 250 अंक का एक प्रश्न है, ये भी निबंध भी आपका 250 अंक का है, और जीएस फर्स्ट भी आपका 250 अंक का है। अब 250 अंक का होने के आधार पर इसमें 20 प्रश्न आते हैं साथियों, 20 प्रश्न। अब 20 प्रश्नों के लिए हमारे पास में क्या रणनीति होनी चाहिए? यूं तो यूपीएससी हर बार नए नए तरीकों से अपनी रणनीतियां बदलता रहता है, लेकिन ये मानता हूं कि कभी कभार तो 10 प्रश्न आपके 125 शब्दों में उत्तर देने के लिए हो सकते हैं, कभी कभार 150 शब्दों में उत्तर की अपेक्षा की जाती है, कभी कभार 200-250 शब्दों में आपसे उत्तर लिखने की अपेक्षाएं की जाती है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जीएस फर्स्ट में इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, इंडियन सोसाइटी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के संबंध में हम यदि उत्तर लिखें तो हमें किस प्रकार के उत्तर लिखने होंगे। एक ही फॉर्मेट होगा साथियों, ये कोई पीसीएस का एग्जाम्स नहीं है जहां पर जैसा एकेडमिक स्तर पर पूछा जाता है वैसा ही आप उत्तर दे देते हैं। लेकिन ये एग्जाम्स जो है साथियों, ये एग्जाम्स एक एनालिटिकली, क्रिटिकली कंक्लूडेड करने का ये एग्जाम से साथियों। तो इसलिए स्पेसिफिक इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसा कि एग्जामिनर ने पूछा है, जैसा कि पेपर में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रक्स में, बिल्कुल कंसाइज में, बिल्कुल प्रेसी में, बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ, सारगर्भितता के साथ उत्तर देने की जरूरत है। तो मैं आपसे बात करूं कि इसमें मॉडर्न वर्ल्ड का एक प्रश्न आता है साथियों, मॉडर्न इंडिया के इसमें कम से कम 5 प्रश्न आते हैं, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के 3 प्रश्न आते हैं। तो कुल 9 या 10 प्रश्न के आसपास ये हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं। और आजकल इंडियन सोसाइटी में ज्यादा प्रश्नों का वेटेज देने की वजह से आपके 4 या 5 प्रश्न इंडियन सोसाइटी से प्रश्न आ जाते हैं। तीसरा, हम इंडिया एंड ज्योग्राफी की हम बात करें तो इंडिया और ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड में 6-7 प्रश्न आते हैं। जब हम उत्तर लिखें साथियों, ये एग्जाम्स केवल और केवल प्रस्तुति का है साथियों। सब लोग
हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट सभी लोगों के दिमाग में होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबर अच्छे नहीं आते। इसकी वजह यह है कि उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं होती। मैं एक उदाहरण से बताऊं कि आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, उत्तर देना है, तो जो भी प्रश्न आए बिल्कुल करंट मुद्दों से होगा, भारत के संदर्भ में होगा, भारत के प्रभावों से जुड़ा हुआ ज्योग्राफिकल डायमेंशन का प्रश्न होगा। यदि इन प्रश्नों में आप अलग अलग विविधतापूर्ण तरीके से कभी मैपिंग करके उत्तर देते हैं, क्योंकि सब लोग एक ढंग से तैयारी करते हैं साथियों, लेकिन ज्योग्राफी में आपको मैपिंग करनी है, कहाँ जरूरत है वहाँ टेबल बनानी है, जहाँ जरूरत है आपको ग्राफ बनाने हैं, जहाँ जरूरत है आपको एक रिपोर्टिंग, यदि कोई मौसम विभाग की या किसी की होती है तो उसकी रिपोर्ट्स भी आपको लिखने की जरूरत है। जब इन अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी है तो आपको किस प्रकार से देना है, और यदि आपको लगता है कि इसमें चित्र भी नहीं आ सकता, मानचित्र भी नहीं आ सकता, टेबल भी नहीं आ सकती, रिपोर्टिंग भी नहीं आ सकती है, तो आपको ग्राफिकल व्यू थोड़ा सा आप देखकर एज होल आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि 3 घंटे में मुझे 20 भी प्रश्न करने हैं तो कैसे करने हैं, ये आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी आएगी आप जब मॉक आंसर दे रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको मॉक आंसर, मॉक पेपर जब दे रहे होते हैं तो वो देखने की जरूरत है। हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, हम इंडिया का आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साथियों आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल हिस्ट्री में बहुधा पूछे जाते हैं कि हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या स्थितियां हैं। आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो वर्ल्ड डायमेंशन से पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक नया डायमेंशन डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक नई रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी ताकि हम अच्छा उत्तर दे सकें। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से देना चाहिए, कम से कम 100+ अंक यदि इसमें आते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। हम जीएस सेकंड की बात करें साथियों, जीएस सेकंड की, मैं इसके बाद आपको उत्तर लिखने के भी एक यूनिफॉर्मिटी बताऊंगा कि हर प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। तो जीएस सेकंड की बात करें तो जीएस सेकंड में आप सब लोग जानते हैं साथियों, इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग होते हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके हम बात करें आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, आपका चौथा गवर्नेंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5वां प्रश्न आपके सोशल जस्टिस से सवाल पूछे जाते हैं, सोशल जस्टिस से। अब ये 20 प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो साथियों हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे इंडियन पॉलिटी के जो आयाम है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगरीय निकाय, इनसे जानना जरूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुआ है, स्पेसिफिक संविधान का कोई क्लॉज या आर्टिकल चर्चा में रहा है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्न आपके इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, और आईआर से जुड़े हुए कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपके आईआर से जुड़े होंगे, तो 15 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। आईआर के लिए आपको स्पेसिफिक करंट टॉपिक्स को जानना है, लेकिन हम क्या करते हैं, करंट में इतना उलझ जाते हैं तो उसके 2 या 3 आयामों से चर्चा कर देते हैं। लेकिन जब तक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, हमारे द्विपक्षीय संबंधों की, क्षेत्रीय संबंधों की, बहुपक्षीय संबंधों की जानकारी नहीं होगी साथियों, तो आप उत्तर नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको बेसिक्स टर्म्स को, आईआर के बेसिक्स टर्म्स को जानिए, और यदि भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा समझौता हुआ है तो रक्षा समझौते के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इससे पहले क्या लेमोवा हुआ, या फिर और दूसरे रक्षा समझौते में हमने स्पेसिफिक क्या किया है, या एमएसएमई के लिए स्पेसिफिक क्या फायदे मिलेंगे, या टेक्नोलॉजी में हम जाएं तो डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत ने कौन कौन से समझौते किए हैं, और जो अभी एक ICET नाम का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए किस प्रकार किया गया है, क्या भारत पर एक दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं, या रशिया की रणनीति में क्या बदलाव होगा यदि हम अमेरिका के साथ में ऐसे रक्षा समझौते करते हैं, तो हमारे दूसरे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो सस्ते उपकरण हमें रशिया से मिलते हैं, क्या वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इन चीज़ों को हमें जानने की जरूरत है। और गवर्नेंस के जो सवाल जो पूछे जाते हैं आजकल गुड गवर्नेंस से जुड़े हुए होते हैं, ई गवर्नेंस से जुड़े होते हैं, जिससे शासन व्यवस्था चलती है। साथियों यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो गवर्नेंस से जुड़े 3 या
2 या 3 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि डिजिटल गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, और शासन व्यवस्था में गुड गवर्नेंस लाने के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए। ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि करंट अफेयर्स में सवाल पूछा गया है तो उसका बेसिक अपडेशन के साथ में हमें उत्तर देना पड़ेगा। और यदि बेसिक सवाल पूछा गया है तो वर्तमान में करंट डायमेंशन में क्या चल रहा है उसके आधार पर उत्तर देने की हमें जरूरत है। हम सोशल जस्टिस की बात करें साथियों, इसके 3 या 4 प्रश्न सोशल जस्टिस से आते हैं, जो वीकर सेक्शन से जुड़े होते हैं, जो हमारे महिलाओं से जुड़े होते हैं, वृद्धों से जुड़े होते हैं, दिव्यांगों से जुड़े हुए होते हैं, और सरकार इनके लिए स्पेसिफिक क्या काज कर रही है, कौन से कानून बनाए हैं, कौन सी नीतियां बनाई हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस प्रकार से कर रही है, उनको आर्थिक विकास में भागीदारी, राजनीतिक विकास में भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर रही है, ये चीजें हमें इन पॉलिटी के प्रश्नों में जानने की जरूरत है साथियों। तो इस तरीके से हमारा जीएस सेकंड में 250 में से आप आसानी से 120 से 130 प्रश्न आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको 100 प्लस प्रश्न अंक आपको होने चाहिए, और यहाँ आप 140 से 150 अंक आसानी से लाए जा सकते हैं, बशर्ते आप तैयारी सही ढंग से करें। तीसरे हम बात कर रहे हैं जीएस थर्ड की साथियों, जीएस थर्ड पेपर की। अब जीएस थर्ड पेपर आप सब लोग जानते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के आते हैं सवाल। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी इन इंडिया का आता है, इन इंडिया का सवाल है। चौथा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के सवाल हैं। चौथा इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का। पांचवा हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं साथियों। हमारी स्थिति यह है कि इस प्रश्न, ये पेपर भी काफी स्कोरिंग माना जाता है सेकंड पेपर की तरह, यदि हम सही ढंग से तैयारी करें साथियों। 10 के आसपास प्रश्न आपके इंडियन इकोनॉमी के होंगे, जो बेसिक्स होंगे, लेकिन आपको करंट डायमेंशन से आपको उत्तर देना होगा। यदि करंट डायमेंशन से यदि कोई प्रश्न आया है तो उसको बेसिक्स से उत्तर करते हुए तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक उत्तर देने की जरूरत है साथियों। टेक्नोलॉजी इन इंडिया की बात करें हम, तो टेक्नोलॉजी इन इंडिया में 2 या 3 प्रश्न आपके यहाँ से आने की संभावनाएं बनती है, तो 2 या 3 प्रश्नों को जानने की हमें जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 1 प्रश्न आता है, और तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी में आजकल 5 या 6 प्रश्न यहाँ से आने लग गए हैं। एनवायरमेंटल जो हुआ हमारा, उसमें 2 प्रश्न एनवायरमेंटल इश्यूज से, 2 या 3 प्रश्न एनवायरमेंटल इश्यूज से आते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपको थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में यदि आप इंडियन इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक के साथ में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो बहुत अच्छा उत्तर आप दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन इंडिया में बेसिकली आईसीटी से जुड़ा हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईसीआर इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दे आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की साथियों। डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 या 3 प्रश्न कभी कभार 1 प्रश्न आता है, तो वो हमें जानना है कि एनडीएमए एक्ट के बाद में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यदि आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिल सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को आपको सहज ढंग से, सरल ढंग से यदि करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट्स को आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें जाननी है, और केवल एक फौरी तौर पे या करंट अफेयर्स में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके आधार पर ही उत्तर नहीं देना है, उनके आधार पर ही उसको बढ़ाना नहीं है, उसके सभी आयामों से चर्चा करनी है जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तीसरा हम एनवायरमेंटल इश्यूज है साथियों, इसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी के सवाल नहीं आते, केवल इश्यूज से के आते हैं, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, चाहे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की समस्या हो, चाहे आपके अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या हो। ऐसे सवाल एनवायरमेंटल इश्यूज में पूछे जाते हैं जो इंटरनेशनल डायमेंशन से जुड़े हुए होते हैं, जो हमें जानने की जरूरत है। ये प्रश्न भी, ये पेपर भी काफी स्कोरिंग है, इसमें 120 से 130 प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं साथियों GS4 की। ये GS4 को, जिसे हम एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में साथियों 14 प्रश्न आते हैं, 14 प्रश्न आते हैं, और ये 14 प्रश्नों की रूपरेखा हर साल यूपीएससी बदलता रहता है। इसकी हम बात करें कि जो पहले जो 8 प्रश्न होते हैं,
वो 8 प्रश्न को 8 गुणा 2 या 8 गुणा 3 आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एथिकल प्रश्न होते हैं, जो किसी विचारक का या किसी उक्ति का या दोहे की कोट होती है, कोट को हमें नैतिकता के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर उनके उत्तर देने पड़ते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाते हैं जब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, जब आपने बहुत सारे हमारे समाज सुधारकों को, दार्शनिकों को, नीति नियंताओं को पढ़ा हो, प्रशासकों को पढ़ा हो, तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और आपके पास में, तभी तो कहते हैं कि पढ़ाई काम नहीं जा, पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती। ये चौथा पेपर आपको तय करेगा कि आपने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा फायदा आपको एथिक्स में होगा। और जो आज नहीं पढ़ पाते हैं तो वो चौथे पेपर में बहुत कम नंबर ला पाते हैं। जो 6 प्रश्न होते हैं साथियों, ये 6 प्रश्न आपके केस स्टडी से जुड़े हुए होते हैं। ये केस स्टडीज प्रशासनिक केस स्टडीज होती है। इन प्रशासनिक केस स्टडीज में कई एथिकल डायलमा होती है, एथिकल इश्यूज होते हैं, हमारे इंटीग्रिटी से जुड़े हुए सवाल होते हैं, हमारे एटीट्यूड से जुड़े हुए सवाल होते हैं, एप्टीट्यूड से जुड़े हुए सवाल होते हैं। उनका उत्तर वही दे सकता है जिसने वास्तव में इस दुनिया को जाना हो, जिसने गहन चिंतन किया हो, जिसका सरकारी कार्यालयों से थोड़ा बहुत जुड़ाव रहा हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से गहनता के साथ में प्रैक्टिकली उत्तर दे सकता है। तो हमें इन चीज़ों को जानने की जरूरत है। और ये पेपर ऐसा है कि यहाँ लोगों के 70-80 नंबर भी आते हैं, और यदि आप अच्छा करते हैं तो आपके 130 प्लस नंबर यहाँ लाए जा सकते हैं। ये 5 पेपर आपकी सफलता की इबारत रखता है। और छठा और 7वां पेपर तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का है ही साथियों। सब्जेक्ट के रूप में हम बात करें तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी लिया हो साथियों, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 8 प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न में जो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी साथियों। पार्ट ए में 4 प्रश्न होते हैं साथियों, पार्ट बी में 4 प्रश्न होते हैं साथियों। अब 4 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न होता है यहाँ पर पार्ट ए का, और यहाँ पार्ट बी का 5वां प्रश्न, 4 के बाद में जो 5वां प्रश्न होगा, ये हर अभ्यर्थी को करना अनिवार्य होता है साथियों। ये हमें जानने की जरूरत है। और ये यूँ समझिए कि ये पहले प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, और 5वें प्रश्न में भी 5 प्रश्न होते हैं, जिसको आपको 100 शब्दों में, 125 शब्दों में, 75 शब्दों में अलग अलग प्रकार से उत्तर देने होते हैं। तो ये 10 प्रश्न तो ये हो गए। बाकी के आप 8 प्रश्न में से 2 तो आपने कर ही दिए हैं। 3 प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन होगा कि आपको पार्ट ए से 2 करने हैं या पार्ट बी से 2 करने हैं। तो यदि पार्ट बी से आप 2 कर देते हो तो पार्ट ए से 1 प्रश्न करना पड़ेगा। यदि पार्ट ए से आप 2 कर देते हैं तो पार्ट बी से 2 प्रश्न करने जरूरी होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं मानता हूं कि आपको पार्ट ए में, मैं तो लोगों से कहता हूं कि आपको पार्ट ए में ही 2 प्रश्न करने की जरूरत है, पार्ट बी में 2 प्रश्न नहीं करने चाहिए। पार्ट बी बिल्कुल प्रैक्टिकल ही होता है, और प्रैक्टिकली जहाँ होता है वहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड होने की संभावनाएं होती है। और पार्ट ए में यदि आप 2 प्रश्न कर देते हैं तो एग्जामिनर पर एक प्रभाव ये पड़ता है कि इसको सब्जेक्ट्स की गूढ़ जानकारी है, इसलिए इसने पार्ट ए में 2 प्रश्न किए हैं। यदि आप यहाँ से 2 प्रश्न करते हैं साथियों, 2 प्रश्नों के भी 2 × 3 6 प्रश्न आपको यहाँ करने पड़ेंगे। और यहाँ यदि आप 1 प्रश्न करते हैं तो 1 × 3 बराबर 6 प्रश्न यहाँ करने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए 5 × 5 = 10 और 6 16 6 22 प्रश्न यहाँ आपको करने होते हैं, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक जानकारी की जरूरत होती है। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए साथियों। लेखन कला बहुत जबरदस्त कला होती है, और ये एग्जाम्स तो खेल ही लेखन कला का है। यदि जिसमें लेखन कला में जिसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, वही व्यक्ति सफलता की इबारत गढ़ता है, वही व्यक्ति सफलताएं प्राप्त करता है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है साथियों कि हमें उत्तर लिखने के लिए 3 का नियम, मेरे पूर्व के वीडियो में आप देखेंगे उत्तर लेखन का 3 का नियम आपको फॉलो करना चाहिए साथियों। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में उत्तर लेखन के 3 के नियम के बारे में बता रखा है। यदि आप हमारा पुराना वीडियो देखते हैं और इस साल यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हमारे 3 के नियम को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप 3 का नियम अपनाते हैं तो आप 3 पैरा, 3 बिंदु, 3 पैरा, 3 बिंदु, 3 आयाम
तीन आयाम, तीन प्रकार, हर चीज में तीन तीन बातें आप डालकर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि 3 पैरा का मतलब यह है कि यदि आप 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 75 शब्दों में कैसा भी उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न की क्या लिखनी है, आपको व्याख्या या विश्लेषण करना है, क्या पूछा जा रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि व्याख्या विश्लेषण करने के लिए हमें क्या, क्यों और कैसे की जरूरत होती है। दूसरा हम बात करें कि यदि कैसे को और अधिक समझाना है तो हमें तुलना करनी होती है साथियों। जब बात कर रहे हैं कि पहला पैरा में व्याख्या कर दी तो क्या, क्यों और कैसे 3 आयाम हो जाते हैं, 3 बिंदु हो जाते हैं। 3 बिंदुओं के आधार पे आप उत्तर दे सकते हैं। क्या, क्यों और कैसे नहीं है तो इस व्याख्या में यदि आपके पास पॉइंट है तो 1, 2, 3 पॉइंट से आप तुलना कर वो व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं साथियों। दूसरे हम तुलना की बात करें साथियों, यदि कैसे को आपको और अधिक मोर एक्सप्लेनेशन करना है तो उसकी समानताओं के आधार पर समानताएं बतानी है, उसको करंट से टच देना है। कहते हैं कि करंट कहाँ काम आती है साथियों, यहाँ करंट काम आती है, तो इसलिए हमें यहाँ देखने की जरूरत है। तीसरी हम बात करें कि जब यदि कोई प्रश्न के दूसरा आयाम भी आपको लगता है कि इसका दूसरा आयाम है, इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमियां हैं, इसकी कौन से हैं, तो वो भी आपको बतानी है। तो उसमें लेकिन या परंतु करके आपको 3 आयामों से इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन हमें एक उत्तर देना है, संतुलित उत्तर, जिसकी यूपीएससी काफी डिमांड करता है। एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कहा करते थे कि मैंने पूछा कि साहब आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया, उसकी वजह क्या है, ये तो आपका पहला ही अटेम्प्ट था, इससे पहले आपने कोई एग्जाम्स नहीं दिया और लास्ट टाइम पे आपको क्या सूझी कि आप आईएएस करना है, आपको 30 साल की उम्र में वो आईएएस बनते हैं, पहले अटेम्प्ट में टॉप 20 में नाम आता है उनका। तो वो यूँ कहते हैं कि मैंने स्पेसिफिक कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि प्रश्न कैसे लिखना है, प्रश्न की डिमांड क्या है, उस डिमांड के आधार पर मैंने इंट्रो लिखा और इंट्रो के बाद में कंक्लूजन मैंने बैलेंस करने का प्रयास किया जो आज की आवश्यकताओं के आधार पे है, जो प्रैक्टिकली है, और मैं टॉप कर गया। तो आप ये समझ लीजिए, यदि आप उत्तर अच्छा लिखना चाहते हैं तो प्रश्न की डिमांड को याद कीजिएगा, प्रश्न क्या चाहता है उसके आधार पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट से टॉपिक के साथ जोड़ते हुए प्रश्न की मांग के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। और जब उत्तर लिखें तो आपको कंक्लूजन जरूर देखना है, क्योंकि बीच की बातें आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इसको कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ता। आपके शुरुआती स्टेजेस से पता लगा लेता है एग्जामिनर कि आप प्रश्न की मांग के अनुसार भविष्य में चलने वाले हैं, और कंक्लूजन से लास्ट में 2 लाइन देख के यह पता लगाएगा कि आपने कहीं बैलेंस्ड उत्तर दिया कि नहीं, आप प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है, आप कहीं रट्टू तो नहीं है, इस चीज का आकलन कर लेता है। बीच में आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो केवल यदि आप इसमें सारणी डाल देते हैं, इसमें टेबल डाल देते हैं, इसमें आप ग्राफ डाल देते हैं, इसमें मानचित्र डाल देते हैं, आप ग्राफिकल व्यू डाल देते हैं, सिनोप्सिस डाल देते हैं, तो उससे वो व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रोफेसर खुश हो जाता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, आपको नंबर दे देता है और आप टॉप कर जाते हैं। तो साथियों एक रणनीति है ये टॉप करने की, एक टॉप रैंकर्स भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी टॉप कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, बिना किए कुछ नहीं होता, इसलिए आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।